म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव आया है। आज गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट बिल जो है पास किया है, फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उसे पास किया है। और एक जो म्यूचुअल फंड के लिए उसमें ऐलान हुआ है वो ये है कि अब जो डेट फंड में इन्वेस्ट करने वाले या कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स थे, वैसे फंड जिसमें 35% से कम इक्विटी एलोकेशन था, उसमें एलटीसीजी का बेनिफिट विद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सो इसका क्या असर होगा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बाद, ये सारी चीजें समझने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे गेस्ट से सारी चीजें समझें जो खुद इस इंडस्ट्री में हो, सारी चीजें देख रहे हो, लगातार ट्रैक कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना रहे हो। तो हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हैं इस वक्त। स्वागत है सर आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। नमस्कार विकास। सर, पहली चीज जो इम्पैक्ट की है कि ये जो फैसला हुआ, ये जो आज बिल पास हुआ और उसमें अमेंडमेंट्स आए, उसका कितना असर होगा और क्या असर होगा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पर भी। देखिए विकास जी, ये जो इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली इंडस्ट्री पे काफी इम्पैक्ट होगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं, काफी लोग जो हैं वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं होते। इसीलिए आज के भी करंट मकाम में भी जो एडवांटेज था डेट फंड का, उसके बावजूद सिर्फ 60 लाख या 70 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स थे इंडिया में डेट फंड्स में। और अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं एफडीओ में। ये एडवांटेज पहले भी था, आज 31 मार्च तक है, बट उस एडवांटेज का लाभ कितने लोगों ने उठाया? 50-60 लाख। इसका क्या मतलब है कि जिन्होंने लाभ नहीं उठाया उनके लिए लाभ था ही नहीं। क्योंकि अगर किसी की कमाई 5 लाख हो, वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि मुझे इंडेक्सेशन मिले ना मिले। इसीलिए एफडीओ में 1.7 करोड़ करोड़ है। और डेट फंड में अगर हम लिक्विड और शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट फंड छोड़ दें तो 6 से 7 लाख करोड़। तो 20 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा एफडी की मार्केट क्यों है इस एडवांटेज के बावजूद? क्योंकि वो एडवांटेज आपको लगता है, मुझे लगता है, बट इंडिया के आम नागरिक को इतना एडवांटेज वो नहीं था। बट इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा क्योंकि कॉर्पोरेट्स और एचएनआई अब इसमें से रुझान बहुत कम कर दें। और ये जो बड़ा एडवांटेज था इंडस्ट्री को था, 75, 70, 60, 70% ऑफ डेट फंड्स वर कमिंग फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस। जी। सो जो आप जैसा बता रहे हैं कि रिटेल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़े निवेशक थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो इन्वेस्टमेंट इसमें कम कर सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ एएमसीज के बैलेंस शीट पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? विकास जी देखिए, एक तो एसेट अंडर मैनेजमेंट एएमसी की थोड़ी खतरे में होगी। एटलीस्ट उनकी ग्रोथ खतरे में होगी। करंट जो एयूएम है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा किया है कि म्यूचुअल फंड में प्रोस्पेक्टिव यूनिट्स को टैक्स किया है। माना कि एक बार ग्रैंडफादरिंग पूरे एसेट क्लास के लिए की थी, आज तक म्यूचुअल फंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक फंड की दो यूनिट्स अलग अलग टैक्स हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो और बट ये दुखद बात ये है कि ये आइडियली बजट में आना चाहिए, एटलीस्ट बिल में आना चाहिए था। एक दिन पहले पास होने से पहले इसको आई थिंक रिप्रेजेंटेशन के बगैर पास करना बहुत दुखदायक बात है। ऑफ कोर्स कोई कारण जरूर रहा होगा, बट पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इट्स क्वाइट अ बिग मैटर। सो आई थिंक द फंड इंडस्ट्री विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एयूएम, बट कमाई पे इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मलाई जो है कमाई की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की इक्विटी से आती है। इसीलिए तो आप देखें डेट में 60 लाख इन्वेस्टर क्यों है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पता है कि यहाँ इतनी बड़ी कमाई तो होनी नहीं है। तो रिटेल निवेशक के पास जाके मैं 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए लूंगा तो क्या कमाऊंगा उसमें? तो कमाई पे असर नहीं पड़ेगा, एयूएम की ग्रोथ पे जरूर असर पड़ेगा। जी। सो सर, डेट फंड के अलावा भी कुछ फंड, जैसा कि समझ में आ रहा है हमें, आप करेक्ट कीजिएगा, कि 35% से कम अगर इक्विटी एलोकेशन है तो और भी कुछ ऐसे फंड्स होंगे, गोल्ड फंड हो सकते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है या सिर्फ डेट फंड पे ही असर पड़ेगा? नहीं, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन 50A की जो इंक्लूजन की जो इन्होंने अमेंडमेंट की है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, इन्होंने ये नहीं लिखा है क्या होना चाहिए। ये लिखा है कि अगर 35% से कम है इंडियन इक्विटी, तो उसमें फिर गोल्ड फंड भी आ गए, 50A के अंडर इंटरनेशनल फंड भी आ गए। तो काफी सारे कोलैटरल भी चीजें हैं जो एसेट क्लासेस इंक्लूड हो गई। आई डोंट नो वेदर उद्देश्य ये था कि नहीं था, बट काफी सारे अदर कैटेगरीज भी इंक्लूडेड हो गए। लार्जली गोल्ड फंड और इंटरनेशनल फंड में काफी ज्यादा एक्सपोजर है लोगों का। तो लोग अब एलआरएस यूज करेंगे, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एटलीस्ट कैपिटल गेन मिलेगा, लॉन्ग टर्म वाला इंडेक्सेशन मिलेगी। तो मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने के बदले लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से इन्वेस्ट करने की जरूर सोचूंगा, तो वो उसमें बहुत डेंट पड़ेगा।
देखिए डेट फंड में इतना डेंट नहीं पड़ेगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट ही बदल देगी। अब वो डेट फंड 65% रखेगी, 35% आर्बिट्राज फंड कर देगी। आर्बिट्राज इक्विटी माना जाता है, बट बर्ताव में डेट की तरह होता है और कैटेगराइजेशन में इक्विटी की तरह होता है। तो हर डेट फंड में अब आप देखेंगे कि 1/3 आर्बिट्राज कर दिया गया है, ताकि टैक्स की जो रियायत थी वो बरकरार रहे। जी। सर, जैसा आपने कहा कि बहुत कम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर हैं डेट फंड में, लेकिन अब चूंकि ये खबर आई है और आज बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ऐसे में कई इन्वेस्टर ऐसे होंगे जब ये सोचेंगे कि अब तक तो नहीं उठाया था फायदा, लेकिन ये मतलब ये वाला जो फायदा उठाना था वो मिस हो गया, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो अब जो है किस तरफ इन्वेस्ट करें? अब उनको एक तरफ तो अब तक तो वो एफडी की तरफ अट्रैक्टेड रहते थे, हमेशा उनको लगता था कि एफडी जो है वो ज्यादा रिटर्न देने लगी है। डेट फंड वाली आज ये खबर उन्होंने देख ली, तो अब उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, जहां टैक्सेशन भी उनको कम रहे और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल जाए? देखिए पहले अगर आपने आज तक डेट फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो 31 मार्च तक थोड़ा वक्त है, एक हफ्ता है, ज्यादा कोई इन्वेस्ट कर नहीं सकता। बट अगर आपके पैसे इधर गिर पड़े हो तो उसको आप डेफिनेटली 31 मार्च तक जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेट फंड्स हो तो वो यूनिट्स को आप ना बेचें, उसको हमेशा लास्ट में बेचिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जो खरीदी हुई यूनिट्स यूनिट्स होंगी उसमें डिसएडवांटेज होगा। जो पहले खरीद चुके हो उससे ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ, उसको ज्यादा बेचने की फिराक में ना रहें। राइट, अगर आप कोई सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर रहे हैं डेट फंड से इक्विटी फंड तक, तो वो डेट फंड्स की सिस्टमैटिक ट्रांसफर रोक दें और नए पैसे से सिस्टमैटिक ट्रांसफर इक्विटी में करें, क्योंकि वो यूनिट्स को आपको रेलिंक्विश नहीं करना है, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट है। अब रहा सवाल, अगर आप खुद हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो एटलीस्ट अपने परिवार में खोजिए कोई लो टैक्स ब्रैकेट वाला हो, जैसे आपकी खुद की एचयूएफ होती है, कोई मेजर चाइल्ड होता है। डेट इन्वेस्टमेंट्स को उन उन फाइलों में, सस्ती फाइलों में करना चाहिए जहां टैक्स ज्यादा नहीं लगता। एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने नाम पे करूंगा, मेरी वाइफ करंटली अर्न नहीं करती फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, तो उनके नाम पे मैं डेट इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो 15 लाख की भी अगर उनकी गेन आ जाती है, 2-2.5 करोड़ की भी अगर इन्वेस्टमेंट हो तो 15 लाख की गेन आती है, तो उस पर टैक्स लगता है सिर्फ 1.5 लाख रुपए का नई टैक्स रिजीम में। तो प्लानिंग करना अब अनिवार्य हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने डाल दिया, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ही। आई थिंक ये बजट में तो था ही, नई टैक्स रिजीम में दिमाग लगाना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट इज द की मैसेज व्हिच इज कमिंग आउट क्लियरली, विकास। बिल्कुल सर। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर है कि अब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जरूर है कि हम फिरोज सर से अक्सर जो है वो टाइम इंटरवल पर बात करते रहेंगे और आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और फिरोज सर जो है वो काफी चीजें आपको बता दिया करेंगे। लेकिन आज की कन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और व्यूअर्स को अभी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास भाई।